अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए ये जानना जरूरी है कि कहां से हज सस्ता होगा और क्या आप जा रहे हैं जो एयरपोर्ट से, जो शहर से, क्या वहां का हज भी आपके लिए सस्ता होगा। इस बारे में पूरी जानकारी देंगे इंशाल्लाह। और हज ट्रेनर्स के लिए हज कमेटी ने निकाला है एप्लीकेशन, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेनर के रूप में तो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी इंशाल्लाह देंगे आपको। और हज के अंदर में आप तवाफ काबा करते हैं, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या फजीलत है, क्या फराइज है, इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के लिए क्या क्या अपडेट्स हैं उस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और एक चीज खास आपको बता देना चाहता हूं कि हज में अगर आप जा रहे हैं तो यहां से आपको सऊदी अरब के गाइडलाइंसों को फॉलो करके जाना है। अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो 1000 रियाल आपको फाइन हो सकता है। इस बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जो हाजी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए यहां से पूरी तैयारियां करके जाना बहुत जरूरी है। हज में क्या क्या फराइज हैं, क्या सुन्नतें हैं, क्या वाजिबात हैं और क्या क्या पढ़ना है आपको हज के 5 दिनों में, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके पास अभी बहुत वक्त है। आप उसके लिए किताबें पढ़ सकते हैं, आलिमों से बातचीत करके वो सब सीख सकते हैं। इसके लिए आपको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो काबा शरीफ के तवाफ की फजीलत क्या है इस बारे में पहले आपको मैं बता देता हूं। काबा शरीफ का तवाफ अल्लाह पाक की एक बड़ी इबादत है, अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है। और काबा शरीफ के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने का नाम तवाफ है। तवाफ के लिए पाकी का होना और वजू का होना शर्त है और जरूरी है। तवाफ के पहले 4 चक्कर फर्ज हैं और बाकी के 3 चक्कर वाजिब हैं। तवाफ को पैदल करना वाजिब है। तवाफ काबा को करीब से करना अफजल है। काबा शरीफ के तवाफ के पहले 4 चक्करों में अगर वजू टूट जाए तो तवाफ को रोककर फिर से वजू करके पहले 4 चक्कर से तवाफ शुरू करना अफजल है। या जिस चक्कर में आपका वजू टूटा है उस चक्कर से तवाफ चालू करना या जारी रख सकते हैं। अगर तवाफ के आखिरी 3 चक्करों में वजू टूट जाए तो तवाफ को रोककर फिर से वजू करके जिस चक्कर में वजू टूटा है उस चक्कर से तवाफ को चालू या जारी रख सकते हैं। तवाफ के चक्करों के दौरान काबा शरीफ को सीना करके और पीठ करके चलना मना है। दुनिया की बातें करना, सेल्फी निकालना और फोटो निकालना सख्त मना है। ये काबा शरीफ की बेअदबी है। काबा शरीफ के तवाफ के चक्करों के दौरान कोई खास मुकर्रर दुआ नहीं है। तवाफ के चक्करों के दौरान अल्लाह पाक का कोई भी जिक्र कर सकते हैं या खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांग सकते हैं। तवाफ के चक्करों के दौरान रुकने यामिनी की तरफ कोने से लेकर हजरे अस्वद के कोने तक रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों, ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। ये दुआ जरूर सीख कर पढ़ना है। रोजाना अल्लाह पाक की 120 रहमतें काबा शरीफ पर नाजिल होती हैं। इनमें से 7 रहमतें काबा शरीफ के तवाफ करने वालों पर नाजिल होती है। तवाफ करने वाले इंसान के तवाफ के दौरान एक कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। जो भी आदमी काबा शरीफ के 7 चक्करों के साथ तवाफ पूरा करके फिर मकाम इब्राहिम के पीछे अगर मौका नहीं है तो हरम शरीफ में कहीं भी 2 रकात वाजिबुल तवाफ नमाज पढ़ता है, उस शख्स को 1 अरब गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। काबा शरीफ में रुकने यामिनी के कोने पर हमेशा 70 फरिश्ते मौजूद और खड़े रहते हैं। रुकने यामिनी के कोने से हजरे अस्वद के कोने तक हाजियों की हर दुआ, सारी दुआओं पर वे 70 फरिश्ते आमीन कहते हैं। नमाज, कुरान और दुनिया में कहीं भी पढ़ा जा सकता है। रोजा दुनिया में कहीं पे भी रखा जा सकता है। जकात सदका दुनिया में कहीं पे भी दिया जा सकता है। मगर तवाफ ही सिर्फ एक ऐसा अमल है जो दुनिया में सिर्फ
मक्का मुकर्रमा में ही और काबा शरीफ के इर्द गिर्द ही किया जा सकता है, और कभी भी और कभी भी कहीं नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह पाक हम सबको खूब अजमत के साथ, अदब के साथ और खूब एहतराम के साथ काबा शरीफ का तवाफ करने और और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाजियों को कितना पैसा भरना पड़ेगा और क्या क्या हाजियों के लिए हज में सस्ता हो सकता है। तो मैंने पिछले सारे वीडियो में बताया था कि हज 2026 में आपने जो एयरपोर्ट चुने हैं, वो एयरपोर्ट से आपका किराया ज्यादा लगता है या कम लगता है। इस बारे में अगर आपको जानना है तो पिछले साल के जितने भी रिकॉर्ड से आप उठाकर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी हाजी इन एयरपोर्टों से जाएंगे उनका हज सस्ता होगा, और वो सस्ता भी इतना सस्ता होगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप इन एयरपोर्टों से जाएंगे, जैसे मुंबई है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, इन एयरपोर्टों से अगर आप हज करने के लिए जा रहे हैं तो आपका हज 50 से 70 हजार कम हो सकता है। और अगर आप दूसरे छोटे शहरों से जाते हैं तो वहां के खर्चे बढ़ जाते हैं, और वहां के खर्चे, एयरपोर्ट का खर्चा, फ्लाइटों का खर्चा, इस वजह से आपका फेयर और हज कमेटी का खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है। इसके लिए आपको छोटे एयरपोर्ट की बजाय बड़े एयरपोर्ट चुनना होता है। अगर आपने अपने फॉर्म में चेक कीजिए आपने कौन से एयरपोर्ट चुने हैं, और जो भी छोटे एयरपोर्ट हैं जैसे कि गया है, गुवाहाटी है, विजयवाड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर है, ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्टों पर जैसे बड़े एयरपोर्ट से आपको 50 से 70 हजार रुपए ज्यादा लग सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप और कोई भी शहर में रहते हैं लेकिन आप बड़े शहरों से फ्लाइट चुन लिए हैं तो आपको ये फायदा मिल सकता है। पिछले साल भी बहुत सारी ऑब्जेक्शन उठी थी इस बारे में, किसी ने कोर्ट में केस भी दाखिल किया था हज कमेटी के ऊपर कि सबका खर्च एक तरह का होना चाहिए। तो इस बारे में हज कमेटी का कहना यह है कि हमारा जो भी एयरपोर्ट हम सिलेक्ट करते हैं, जो भी बड़े एयरपोर्ट होते हैं, वहां से हज के लिए रोज की 2 से 3 फ्लाइटें होती है, और फ्लाइटों ज्यादा होने से फ्लाइटों का खर्चा कम आता है। बड़े एयरपोर्टों पर आपको टैक्सेस कम लगते हैं, जीएसटी कम लगता है, खर्चा कम लगता है, इसकी वजह से आपका खर्चा कम हो जाता है। इस तरह छोटे एयरपोर्टों पर ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटों की आवक आना जाना नहीं रहता है, उसके लिए इसका खर्चा, इसके टैक्स, इसके सभी तरह के खर्चे ज्यादा होते हैं। इसके लिए आपको छोटे एयरपोर्टों में पैसा ज्यादा भरना पड़ता है। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने पहली किस्त जमा कर दी है 1,52,300 रुपए, और दूसरी किस्त इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी 1,25,000 रुपए, और ये दोनों किस्तों को मिलाकर तीसरी किस्त जब भरने की आएगी, वो तीसरी किस्त पूरे ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग तरह से आएगी। यानी एयरपोर्ट के हिसाब से अलग अलग पैसा आपको भरना होगा, इस हिसाब से आप हज के लिए पैसा भरेंगे। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपके एयरपोर्ट से कितना खर्चा ज्यादा है। अगर हज कमेटी ने ऐसी कोई गाइडलाइंस निकाली बीच में कि अगर आप एयरपोर्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस वक्त आप अपना एयरपोर्ट चेंज कर लीजिए। और अगर नहीं होता है, अगर आपको बड़े शहर से जाना है तो आप हज कमेटी से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसमें आप बताइए कि आपको वो एयरपोर्ट से नहीं, आपको ये बड़े एयरपोर्ट से जाना है। इसमें आपका पैसा बहुत बचेगा। तो ये है पूरी खर्चे के हवाले से जानकारी कि हज में आपके 50 से 70 हजार रुपए इस तरह बच सकते हैं। और हज कमेटी में वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत सारे हाजी सवाल करते रहते हैं, तो वेटिंग लिस्ट दूसरी इंशाल्लाह अगले महीने आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरी चीज, जो पहली वेटिंग लिस्ट आई थी उसके अंदर में हाजियों को 1,52,300 रुपए पहला इंस्टॉलमेंट भरना है, पहली किस्त भरनी है। उसकी तारीख 11 अक्टूबर है, तो आपको सैटरडे का दिन है, जितना हो सके उतना जल्द से जल्द पेमेंट कर देना है। हो सकता है हज कमेटी तारीख आगे ना बढ़ाए, उससे पहले आपको ये पेमेंट कर देना है। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी हज कमेटी ने बताया है कि वो भी आपको जमा कराने हैं, जो पिछली बार जो सिलेक्ट हुए हाजियों ने जमा कराए थे। और हज ट्रेनर्स के लिए हज कमेटी ने अनाउंस किया है कि जो ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए
ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें क्या डिटेल से हो सकेगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी लिंक दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सऊदी अरब के अंदर में अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो उसकी गाइडलाइंसों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल एक गाइडलाइंस आई है, इस गाइडलाइंस को बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आप खड़े होकर कुछ भी काम करते हैं वो नहीं करना है। जैसे कि वहां पे कबूतर ज्यादा रहते हैं, वो कबूतरों को दाना अपने मन से जहां होता है वहां खिला देते हैं। जैसे अल हरम में कुछ कबूतर दिखते हैं तो वहां पे दाने डालना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से हरम शरीफ के आसपास भी अगर कबूतर वहां ज्यादा दिखते हैं तो वहां पे दाने खिलाना शुरू कर देते हैं। तो हज के अंदर जाने वाले हाजियों के लिए ये खास हिदायत है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1000 रियाल फाइन लगाया है। अल हरम के आसपास आप कहीं पे भी कबूतरों को दाना नहीं खिला सकते हैं, इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसी गाइडलाइंसों के लिए और ऐसी अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और ऐसी सब जानकारियां जानकर जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज यह है कि हज में ट्रेनिंग कब तक होगी, ऐसा सवाल काफी हाजी करते हैं। तो इंशाल्लाह रमजान से पहले 1 या 2 बार ट्रेनिंग कैंप लगेंगे, जिसके अंदर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह में आपको हज की तैयारियां करनी है। सऊदी अरब में हज के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको किस चीज का ख्याल रखना है, क्या क्या गाइडलाइन से हैं, क्या तैयारियां करनी है, हज के फराइज, हज के बयान, वो सब चीजें आपको ट्रेनिंग कैंप में सिखाया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर में आपको जरूर ज्वाइन करना है। हज कमेटी के जो ट्रेनिंग कैंप लगते हैं आपके शहर में भी लगते होंगे इंशाल्लाह, उसको आप कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की। और सब चीजों में आप हिस्सा लेने से आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे हाजियों तक भी इस तरह के वीडियो पहुंचाने से उनको भी ऐसी मालूमातें हासिल हो। अल्लाह हाफिज।